द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं रोहित शर्मा जी। वेलकम टू द शो शर्मा जी। नमस्कार सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी सर। अच्छा शर्मा जी, कल जो है इस्लामाबाद में बड़े अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं अमेरिका और ईरान हम्म। के दरमियान। और अभी अभी आपने खबर हम्म। सुनी होगी कि जेडी वैंस हैज लेफ्ट फॉर इस्लामाबाद, और उन्होंने काफ़ी ऑप्टिमिज्म का इजहार किया है कि अगर ईरानियों का रवैया पॉजिटिव हुआ तो हम प्रोग्रेस करेंगे और हो सकता है कि ब्रेक थ्रू हो जाए। तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं और इंडिया में कैसे देखा जा रहा है इस डेवलपमेंट को? सर, इस डेवलपमेंट को एक एंगल से देखिए आप कि अभी सीज फायर अनाउंस की थी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर पे अनाउंस की थी कि सीज फायर हो गई। उसके 1 घंटे के अंदर अंदर मिसाइल्स जाने शुरू हो गए थे सऊदी अरेबिया की तरफ, कुवैत की तरफ, कतर की तरफ, ईरान के। और रात तक दूसरी साइड से भी मिसाइल्स गिरने शुरू हो गए थे तेहरान में। तो जो सीज फायर चली ही नहीं, मरने के लिए सीज फायर शुरू हुई थी, खत्म हो गई 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर। उसी सीज फायर पे बात करने के लिए डेलीगेशंस जा रहे हैं। आ कौन रहे हैं? जेडी वैंस। अच्छी बात है, जेडी वैंस अभी यूरोप में भी थे और जेडी वैंस आ करके बात करेंगे। हमें तो यही खबर थी कि जेडी वैंस सुबह सुबह पहुंच जाने चाहिए, 10 तारीख की सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। एक डेलीगेशन आएगा। ये भी था कि पूरा डेलीगेशन ईरान से भी आ जाएगा, बलूचिस्तान पे क्रॉस करके। खबरें भी या तो गलत आ रही हैं या गलत दी जा रही हैं, या जो खबरें दी गई हैं, जो कंफर्म आइटिनरी है, उससे बाहर जा रही हैं। तीन में से एक ऑप्शन ही हो सकता है, चौथा तो मुझे दिखता नहीं। जेडी वैंस, चलो अभी पता चला कि वो 10 तारीख की शाम को 7 बजे के आसपास वो निकल चुके थे। 7 नहीं होगा, 6 निकले होंगे। तो उनको वो 11 तारीख के सुबह के आसपास पहुंच जाने चाहिए। 11 तारीख के डे टाइम में वो सुबह के आसपास वो पहुंच जाएंगे। बातचीत होगी क्या? अभी तक हमारे पास कोई क्या एजेंडा है, क्या इस पर ये है कि ईरानियन डेलीगेशन कब अराइव करेगा, इस पर भी कोई हमारे पास डिटेल्स नहीं है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि मैं अगर दोनों के बीच में पीस करवा दूं, तो पाकिस्तान का एक लार्जर एजेंडा है। यहाँ पर लार्जर एजेंडा ये है कि पीस करवाने से उसको ईरान से तेल मिलता रहेगा, उसको अपनी फोर्सेस नहीं भेजनी पड़ेंगी ईरान से लड़ने के लिए, और उसको अमेरिका से कहीं ना कहीं कुछ लोन मिल सकते हैं, डॉलर्स मिल सकते हैं। पाकिस्तान ऐसा कोई साधु संत नहीं है। पाकिस्तान भी अपना फायदा देख रहा है। जब सब अपना फायदा देख रहे हैं, पाकिस्तान क्यों ना देखे? सच बात यह है, द फैक्ट इज कि पाकिस्तान ने काम तो अच्छा किया है। अगर सीज फायर ऑन पेपर्स भी करवा दी तो भी बड़ा काम हुआ है, ठीक है। हाँ, जहां तक बात यह है कि सीज फायर क्या करने के मूड में है, या ये सीज फायर 2 हफ्ते की जो ऑन पेपर्स थी, वो सीज फायर इस चीज के लिए थी कि हम और एम्यूनिशन इकट्ठा कर लें और फिर मारेंगे। नियत में कहीं खोट तो है, अमेरिका की भी और ईरान की भी, दोनों के। क्योंकि पिछले 1 महीने से चलती हुई इस वॉर में ना तो ईरान झुका है ना अमेरिका झुका है। अमेरिका ने सीरियसली अंडर एस्टिमेट कर लिया था ईरान की कैपेबिलिटी को, और इस अंडर एस्टिमेशन के पीछे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पूरी लॉबी का हाथ था। जेरेड कुशनर, जो कि ट्रंप के दामाद हैं, खुद एक यहूदी हैं, और ऐसा भी जो देखा गया है हाल में, जो भी बातचीत पहले भी ये पीस टॉक्स हुई थी, यही जेरेड कुशनर और यही स्टीव विटकॉफ करने आए थे। ईरान सारी बातें मान रहा था उस समय, लेकिन यूएस ने एक भी एंगल पर ध्यान नहीं दिया और वॉर में घुस गया। यही जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ दोनों आ रहे हैं दोबारा, साथ में जेडी वैंस भी आ रहे हैं। जेडी वैंस की बात करूं तो जेडी वैंस जो हैं, वो इस वॉर को रुकवाने में सीरियसली दिमाग लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ट्रंप इस वॉर को रोकना चाहते हैं? क्या नेतन्याहू इस वॉर को रोकना चाहते हैं? क्या ईरान के जो ईरान से खबरें आ रही हैं वो ये है कि ईरान के आईआरजीसी चीफ जो हैं, वो कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है इस वॉर को
रोकने में। और आ रहे हैं वहां से बातचीत करने के लिए, जो एक तो उनके स्पीकर असेंबली के और एक उनके फॉरेन मिनिस्टर वॉर लड़ रहे हैं, अहमद वहीदी, जो कि आईआरजीसी के कमांडर हैं, आर्मी भी उसी में शामिल है। मुस्तफा खुमैनी, जो पता लग रहा है उस हिसाब से मुस्तफा खुमैनी की हालत खराब है, या तो वो मरने वाले हैं या वो इनकैपेसिटेट हो चुके हैं। उनके ऊपर उस हमले में ही मुस्तफा खुमैनी की हालत खराब थी। मुस्तफा खुमैनी कि उस हमले में ही वो घायल हो गए थे, जिस हमले में उनके फादर, मदर, वाइफ ये मारे गए थे। उसी हमले में वो हुए थे। वो मुस्तफा खुमैनी उसके बाद से दिखे नहीं, और मुस्तफा खुमैनी की सिचुएशन ये है कि वो कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। जहां तक बात ये कि उसके बाद से आईआरजीसी ने पूरी कमांड अपने हाथ में ले रखी है, आईआरजीसी ही इसको लड़ने जा रही है, वॉर को लड़ रही है। तब से गालिबाफ और अरागाची दो जो आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों पावर में ही नहीं है। पावर में हैं भी तो वो एक्चुअल में सारा कंट्रोल आईआरजीसी के हाथ में। तो कितना इन लोगों के पास ब्रीफ्स है कि आप यहां पे मान सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कितना ट्रंप और क्रूशनर के विटकॉफ और क्रूशनर के हाथ में है। पीछे से कहीं नेतन्याहू भी अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि ये जो बातचीत है ये सक्सेसफुल हो पाएगी। अगर होती है तो मुबारकबाद, अगर होती है और हो पूरा सीज फायर आ भी गई तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आएगी। पीछे से दो प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स, और इसको बहुत कीनली देख रहे हैं, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इसमें। एक तो चाइना चाहता है ये वॉर लंबी चले, बड़ी क्लियर है इसमें। चाइना चाहता है ये वॉर लंबी चले, क्यों? क्योंकि वो चाहता है अमेरिका इसमें फंसे रहे। रशिया भी चाहता है कि वॉर लंबी चले, क्यों? क्योंकि उसकी अपनी यूक्रेन वॉर है, और यूक्रेन को जो असला बारूद सप्लाई हो रहा था, अब अमेरिका के इन एलाइज को दिया जा रहा है। यूक्रेन के पास असला बारूद कम पड़ रहा है, और इनके पास भी कम है। एक कैपेसिटी होती है हर कंट्री के बनाने की, अंडर एस्टिमेट किया गया। जो थर्ड मिसाइल्स थी, एरो मिसाइल्स, और दूसरी जो मिसाइल्स थी पेट्रियट मिसाइल्स, ये सारी मिसाइल बैटरीज कम पड़ रही थी गल्फ के लिए, अपने लिए ही नहीं था। तो वो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यहां तक बोला कि अमेरिका तो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, हमें तो कर ही नहीं रहा, राइट? उसी की सुरक्षा कर रहा है, उसी की सिक्योरिटी कर रहा है। हम देख रहे थे कि एक अमेरिकन अलायंस में एक फूट पड़ती दिख रही थी, और एब्राहमिक अकॉर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकते थे अगर ये वॉर लंबी चले, क्योंकि अमेरिका तो इजराइल को ही प्रोटेक्ट करेगा, सऊदी अरेबिया वहां छिटकेगा, और यूएई भी गाली देगा कि हमें सेव करता नहीं, इजराइल को कर रहा है, हम काहे के इब्राहिम अकॉर्ड्स को माने। पूरी की पूरी कन्फिगरेशन टूटती दिख रही थी। प्रेशर में तो है अमेरिका, और अब हम देखेंगे आगे कि क्या इनकी बातचीत सक्सेसफुल होगी। मुझे तो इसके कोई आसार नहीं दिखते कि सक्सेसफुल होगी कि नहीं। एनीवेज, और पाकिस्तान सक्सेसफुल करवा पाएगा क्या? सक्सेसफुल वही जो ऐसी मीडिएशंस को सक्सेसफुल वही कंट्री करवा पाता है जो अपर हैंड पर बात करे। मीडिएटर का एक अपर हैंड होना चाहिए। एक पार्टी को वो ये बोले कि देखो तुम्हारी दो बात इसने मान ली, अब आप इसकी दो बात मानिए, अदरवाइज वी आर ऑफ। जैसे कि करगिल वॉर में अमेरिका ने किया था, या बोले तो ऑपरेशन सिंदूर पे अमेरिका ने किया था। दोनों से अपर हैंड पे बात की थी। पाकिस्तान क्या दोनों से अपर हैंड पे बात कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता। दोनों की दोनों, एक ईरान जो है वो पाकिस्तान की कितनी मानेगा, कितनी सुनेगा, आप जानते हैं, और अमेरिका कितनी मानेगा, कितनी सुनेगा, ये भी आप जानते हैं। इस्लामाबाद में बैठ करके बातचीत होगी बस, और पाकिस्तान विल जस्ट बी अ मीडिएटर विद नो पावर्स।
तो जब कोई पावर्स ही नहीं है, दोनों साइड अपनी अपनी कर रहे हैं, तो दोनों स्विट्जरलैंड में बैठ जाते हैं, क्या फर्क पड़ रहा था। अपर हैंड बहुत जरूरी होता है, जो आदमी मीडिएट कराता है, यहाँ अपर हैंड नहीं है। और दोनों की क्या बातचीत होंगे, या तो दोनों के दोनों वॉर लड़ते लड़ते थक चुके हैं, तब तो ठीक है यार, दो बात उसकी मान ले, सब बोलते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वॉर में हमने सॉरी लंबी लंबी वॉर्स इराक वॉर में देखा और कई वॉर्स में देखा। ये वही ईरान है जिसने 7 साल वॉर लड़ी थी इराक से। तो हमने कई वॉर्स में ऐसे देखा, चलते लड़ते लड़ते थक गए, ठीक है यार, इसकी दो मान ली, अपनी तुम दो मान लो, चलेगा, बहुत साल से लड़ लिया यार, अब नहीं लड़ना। ऐसा भी कोई इरादा मुझे नहीं दिख रहा है। ये वॉर वेरीनेस, यानी कि वॉर की थकान, यानी कि युद्ध की थकान, ये अमेरिका की ओर तो दिख रही है, ईरान की ओर नहीं दिख रही है। एंड ईरान हैज नथिंग टू लूज। ईरान जो कुछ लूज किया था उन्होंने कर लिया, अब इसके बाद उसके पास बहुत कम है। आप उसके तेल के डिपो उड़ा दीजिए, तेल की सप्लाई उड़ा दीजिए, उसके पास ज्यादातर नुकसान हो चुका है। ज्यादा नुकसान अब होना है गल्फ की ओर, यानी कि अमेरिकन एलाइज की ओर। तो ईरान को यह भी सही है। और ईरान में एक चीज और है, एकदम नए लोग पावर में आए हैं, और जो कि पिछले वाले से ज्यादा डेंजरस है, ज्यादा हार्ड लाइनर्स है। तो वो ऐसे अमेरिका के सामने घुटने टेक देंगे, बहुत मुश्किल है। सिर्फ अगर 2 हफ्ते की सीज फायर आती है तो ये इसीलिए आएगी कि चाइना और रशिया से और मिसाइल ले लें। इसमें नॉर्थ कोरिया भी घुस गया है। नॉर्थ कोरिया घुसा है तो आप ये भी समझ सकते हैं, जो चीज चाइना खुद नहीं कर सकता वो नॉर्थ कोरिया से करवाता है, वही होने जा रहा है। अच्छा शर्मा जी, अभी आप कह रहे हैं कि ये बातचीत जो है कामयाब नहीं होगी, और रिकॉर्डिंग से पहले आप कह रहे थे कि बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। तो लेकिन अ, ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ प्रोग्रेस इन टॉक में हो जाए और उसके बाद एक और राउंड हो, और शायद जल्दी हो। और चीन का आपने कहा कि चीन भी चाहता है कि इस वॉर को लंबा किया जाए, प्रोलॉन्ग किया जाए। लेकिन आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अप्रिशिएट किया चाइना के रोल को, कि चाइना ने एक रोल प्ले किया कि ईरान को कन्विंस किया कि वो बातचीत के लिए एग्री कर ले। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? और ये बताइएगा कि शशि थरूर साहब ने, जो कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान कामयाब होता है तो इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया को वेलकम करना चाहिए इस बात को। इसको कैसे देखा जा रहा है इंडिया में, और आजाती तौर पे कैसे देखते हैं इसको? देखिए, प्राइम मिनिस्टर पहले ही बोल के आए थे, आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था दिस इज नॉट टाइम फॉर वॉर। तो वॉर अगर पीस आती है तो इंडिया की तरफ से अप्रिसिएशन तो आना चाहिए, लेकिन इंडिया बहुत सिस्टमैटिकली ये चाहेगा कि बहुत बहुत सिस्टमैटिकली ये काम हो, ताकि ये वॉर दोबारा 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में रिज्यूम ना हो, आप दोबारा स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, अब जहां तक बात यह है कि अगर ये वॉर खत्म हो जाती है तो सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी कंट्री को है तो उसमें से एक इंडिया है, क्योंकि इंडिया में ऑयल क्राइसिस अभी तो नहीं है, हम रशिया से ले रहे हैं, लेकिन कब आती है किसी को नहीं पता है। और साथ में गैस की एक थोड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा नहीं है, वो प्रॉब्लम भी टैकल की जा चुकी है, लेकिन फिर भी है, प्रॉब्लम सबके सामने। तो इसको ये बात समझने की है, आप ये बात समझिए कि इंडिया को भी ये वॉर खत्म होने से सबको फायदा होगा, लेकिन ये वॉर अगर नहीं खत्म होती तो हम इन क्राइसिस के साथ साथ हम एक ट्रैप में फंस रहे हैं। इंडिया, एक तरफ हमारे पास एक पोर्ट है जिससे हम अफगानिस्तान को हेल्प करते हैं, राइट, पाकिस्तान के थ्रू तो कुछ जाता नहीं, तो क्या हम उसको अफोर्डेबल बना पाएंगे? अब वो जो पोर्ट है, और दूसरा हम वहां से अफगानिस्तान ही नहीं, हम वहां से रशिया का रास्ता भी ढूंढ रहे थे। ठीक है, क्या अब रशिया तो क्योंकि थोड़ा सा साइडलाइन हो गया है केस, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। बट क्या होगा चाबार पोर्ट का, और क्या होगा हमारे उन इंटरेस्ट का जो ईरान में हमारे साथ प्रॉब्लम कर रहे हैं? तो अगर ईरान की रेजिम टोटल चेंज हो जाती है तो अलग ही गेम होगा, इसमें कोई शक नहीं। तब तो एक हमारा प्रो अमेरिका रेजिम आके बैठ जाएगी और हमारे लिए बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर एक नई चेंज होती तो हम अफगानिस्तान को कैसे हेल्प करेंगे, ये हमें देखना होगा। हाँ, एक चीज है कि
अभी तक जो हमारी टैकलिंग रही है ईरान के साथ, बहुत प्यारी टैकलिंग रही है, बहुत अच्छी रही है, क्योंकि हमने अभी तक ये देखा है कि ईरान ने हमारे खिलाफ बहुत बहुत ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं की है। हमारे वहां से टैंकर्स निकल रहे हैं, तेल हमारे कंट्री में आ रहा है, हमने रशिया से भी तेल खरीद लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन $100, $110 यहां पे तेल होना, इसका मतलब यह है कि हम इंडियन इकोनॉमी को झटका लगेगा उसका, चीजें महंगी होंगी। अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी देखें तो जितनी भी हमारे रेस्टोरेंट्स हैं या ढाबे हैं, उन्होंने जित प्राइसेस रिवाइज कर दी, सबने अपने बोर्ड के आगे लिख दिया है कि हर सामान पे ₹10 एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि गैस महंगी हो गई है। ये दिल्ली की बात है, ये नेशनल कैपिटल रीजन की बात है, या ये मुंबई की बात है, ये हर जगह सिचुएशन बन रही है। तो अच्छा शर्मा जी, सस्ती आपके गैस, यहाँ, सॉरी, आपके यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ी इस क्राइसिस की वजह से? नहीं, पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ी। एक तो गवर्नमेंट ने हमें टैक्सेस कम कर दिए, और गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम करने के साथ साथ हमें रशिया से तेल मिल गया। रशिया से तेल मिलने की वजह से क्राइसिस नहीं आई। लेकिन गैस की प्रॉब्लम है, गैस जो थोड़ी महंगी हुई है, उसका ये सिचुएशन है कि जो भी ढाबे हैं या वो है, हालांकि घर पर गैस आ रही है, घर पर गैस बड़े आराम से आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ढाबे और कॉमर्शियल वालों को महंगी मिल रही है, कहीं ब्लैक में कुछ खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो आप यहाँ के आसपास के जितने भी आप देखेंगे एनसीआर में या मुंबई रीजन में, तो कईयों ने ये कर दिया है कि प्राइसेस अपने खाने की महंगी कर दी। सस्टेनेबल तो है, ऐसा नहीं है कि सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं, और दिक्कतें ये आई हैं, तो इसको कोई नहीं चाहता कि ये दिक्कतें चलें। हाँ, एक आदमी जरूर चाहता है, जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। वो $60 का तेल बेच रहे थे, या बोलूं तो $65 का तेल बेच रहे थे, आज वो $100 का बेच रहे हैं, $95 का बेच रहे हैं। उनको फायदा ही फायदा है, वो बड़े खुश होंगे कि पैसा ज्यादा आ रहा है, और मैं अपनी इकोनॉमी में और यूक्रेन को मारने में बेटर पैसा लगा दूंगा। तो ये भी फायदा है। समबडीज लॉस है समबडीज प्रॉफिट, ये आपको समझना पड़ेगा। आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, और क्या ये वॉर खत्म हो सकती है। मुझे तो चांसेस कम लगे। गल्फ ऑफ हार्मोज का क्या होगा, ईरान ने पूरी तरह से कंट्रोल में कर रखा है, उसको छुड़वा आज तक कोई नहीं पाया। नेटो अमेरिका के साथ नहीं दिख रहा है, फ्रांस नहीं दिख रहा, इटली नहीं दिख रहा, यूके नहीं दिख रहा, जर्मनी नहीं दिख रहा, तो अमेरिका के साथ खड़ा कौन है? शर्मा जी, अभी एक खबर मैंने सुनी जिसमें ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने यह कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जहाज गुजर रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका की जो मिलिट्री एक्टिविटी है उसको नजर में रखे हुए हैं, वो नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जो सिविलियन वो हैं शिप्स, वो वहां से गुजर सकते हैं, अमेरिका के भी गुजर सकते हैं। तो इसका मतलब है कुछ रिलैक्स किया है उन्होंने। वो हुआ था, ये पहले भी हुआ था, जिस दिन सीज फायर अनाउंस की थी उस समय भी हुआ था, और उसके कुछ ही घंटे के अंदर अंदर गेम चेंज हो गया था। गेम ये चेंज हुआ था कि गल्फ ऑफ हार्मोज को फिर से उन्होंने कब्जे में ले लिया था। आज ये है, आज अगर उन्होंने बोला ऐसी चीज, तो कुछ देर रुक जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा, हालांकि अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, सबको प्रॉब्लम है, हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या चाइना और रशिया होने देंगे? क्योंकि चाइना को तो तेल मिल रहा है ना, चाइना को रशिया से तेल मिल रहा है, और वर्ल्ड से सस्ता मिल रहा है। इंडिया को भी रशिया से मिल रहा है, लेकिन वो मैं उतना सस्ता नहीं मिल रहा जितना पहले मिल रहा था। और इन दोनों को इसका फायदा भी हो रहा है वॉर का। तो अगर सीज फायर होता है, आज तारीफ कर रहे थे ट्रम्प, तारीफ की, चाइना की तारीफ किए बिना ये सीज फायर आ ही नहीं सकती। चाइना को गाली दो, देखो अभी वो 15 मिसाइल मरवाता है, तो वो तो करना पड़ेगा, चमचागिरी करनी पड़ेगी। लेकिन और वैसे भी, और शर्मा जी वैसे भी ट्रम्प जो हैं वो चाइना जा रहे हैं ना अभी। ट्रम्प चाइना जाने वाले हैं। सूरत हाल ऐसी है कि चाइना उनका इंतजार कर भी रहा है। कुछ चीजें, कुछ डील हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका का दुश्मन चाइना ही है, सबको पता है, ये सबको पता है।
तो अभी ये बात तो क्लियर है कि अभी आज सुबह से या अभी थोड़ी देर पहले से फायरिंग काफी कम हो गई है, बिल्कुल लगभग ना के बराबर। लेकिन लेबनान में अब भी चल रहा है, और लेबनान अगर क्लियर नहीं होता या लेबनान के साथ जो प्रॉब्लम है वो क्लियर नहीं होती, लेबनान पे फायरिंग क्लियर नहीं होती, तो ईरान क्या उसे मान जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हिजबुल्ला उसका एक पार्ट है। और नेतन्याहू, क्या ये वो चाह रहे हैं कि ये हो जाए, पीस आ जाए? अगर आ भी जाएगी तो भी नेतन्याहू कुछ दिन बाद फिर लड़ाई शुरू करेंगे, ऐसा सबका मानना है। खैर, एक चीज है कि यस, ये बताया जा रहा है कि वो खोल दी गई है स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोस, लेकिन कितनी देर के लिए पता नहीं। ऑयल, तेल तकरीबन $100 के आसपास घूम रहा है और बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन हाँ, हमले हो रहे हैं, लड़ाई चल रही है। और अभी जेडी वैंस थोड़ी देर पहले जब निकले थे तब बोले थे कि हम चाहते हैं कि पीस हो जाए। जेडी वैंस चाह भी रहे हैं, नो डाउट। जेडी वैंस अकेला आदमी है उस पूरे पूरे बैंड वैगन में अमेरिका में जो कि चाह रहा है कि पीस हो जाए, क्योंकि उनके प्रेसिडेंशियल एम्बिशंस हैं। जेरेड क्रूशन का ऐसा कुछ नहीं है, जी, उनके स्टीव बारे में विटकॉफ कहते का हैं ऐसा कुछ नहीं है। जी, जेडी वैंस के बारे में कहा जाता है कि ही इज द ओनली रैशनल पर्सन इन दिस सेटअप। क्योंकि ट्रंप को पता है मेरे पास सेकंड टर्म नहीं है। जेरेड कुशनर को पता है मैं चाह के भी एक एक कांग्रेस की सीट नहीं जीत सकता, मैं एक मेयर के इलेक्शन नहीं जीत सकता, प्रेसिडेंट भूल जाइए। स्टीव विटकॉफ को पता है मैं एक बिल्डर था, बिल्डिंग करता हूँ, मकान बनाता हूँ, बेचता हूँ, मेरा क्या लेना देना, मैं जिंदगी में नहीं जीत सकता। सिर्फ जेडी वैंस है जिसके पास प्रेसिडेंशियल एम्बिशंस हैं, और उसके लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर आज मामला गड़बड़ाया तो जेडी वैंस कहीं फेस सेविंग नहीं दिखा पाएंगे। याद है आपको मोनिका लेविंस्की स्कैंडल? उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे एल गोर, और एल गोर जो थे वो बिल्कुल भी क्लिंटन के बचाव में नहीं आए थे। उनको पता था कि इलेक्शन मुझे लड़ना है, इसको थोड़ी लड़ना है। इसके 2 टर्म हो गए, और 2 टर्म होने के बाद मारा मैं जाऊंगा अगर इसको डिफेंड करूंगा तो यही बात दोनों लीडर्स के बीच में लड़ाई का कारण भी, रीजन भी बनी। तो जेडी वैंस तो ये चाह रहे हैं कि भाई अगर मुझे मेरे, उनको ये पता भी है कि यहीं पे चाबी है, हियर इज द की फॉर हिज प्रेसिडेंसी या प्रेसिडेंशियल बिड। अगर ये वो बहुत आराम से और तरीके से निकाल ले गए तो ही कैन बिकम द प्रेसिडेंट। और ये भी बताया जा रहा है कि ट्रंप को सैक करो और जेडी वैंस को लाओ। ट्रंप को सैक करोगे तो जेडी वैंस अपने आप आ जाएगा, नो डाउट, क्योंकि वोट दोनों को दी जाती है, दोनों का नाम लिखा होता है। लेकिन अगर ट्रंप सैक नहीं भी होते तो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल बिड के लिए जेडी वैंस आगे आ जाएंगे। और कहते हैं 3 M जरूरी होते हैं अमेरिका के इलेक्शन लड़ने के लिए: मनी, मीडिया, मोमेंटम। जो कि सबसे पहला जो प्राइमरीज होते हैं, आयोवा कॉकस, उसमें जो जीतता है उसके बाद ये 3 M आ जाते हैं। तो जेडी वैंस के लिए 3 M का जो चाबी है वो यही है, ईरान टॉक्स। वो पूरी कोशिश करेंगे कि बच जाए, लेकिन होता तब, ये पीस टॉक्स तब सक्सेसफुल होती जब जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ साथ नहीं होते। इस वॉर से पहले भी तो ईरान से बातचीत कर यही दोनों कर रहे थे, उस समय भी तो ईरान सारी बातें मान गया था। तब ये पीस चाह रहे होते तो ये उसी समय हो गई होती, जब 2 बिगाड़ने वाले साथ आए हैं। या तो उन दोनों के हाथ काट दिए होते, या आप कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे जेडी वैंस बोलेंगे, तब तो मैं मानता हूं। लेकिन साथ स्पेशली वो दोनों भेजे जा रहे हैं, तो मुझे तो उम्मीद कम है। बाकी अगर हो जाए तो मुबारकबाद अपने शाहबाज शरीफ साहब। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए कि डॉक्टर जयशंकर ने कुछ अरसा पहले पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि हम दलाल कौम नहीं है। उस पर पाकिस्तान में बहुत गम और गुस्से का इजहार किया गया। तो आप कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? देखिए, एक चीज, उनका कहने का मतलब क्या था क्या नहीं था उसमें नहीं जाते हुए, जयशंकर साहब हमारे करियर डिप्लोमेट हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनको थोड़े सेम ही लैंग्वेज में, सेम ही चीज रिफाइंड लैंग्वेज में बोलनी चाहिए थी। दलाल वर्ड किसी कंट्री के लिए या किसी कंट्री के लीडर के लिए ये कहीं डिप्लोमेसी में फिट नहीं होता है।
तो अगर उन्होंने बोलना था तो वो बोल सकते थे कि भाई देखो हम ऐसी मीडिएशंस नहीं करते जहां गड़बड़ हो, या ऐसी मीडिएशंस नहीं करते जहां पे हमें दिखे कि मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं होने जा रही है, या हम मीडिएशन के लिए कुछ उसके बदले में कुछ नहीं मांगते, ये बोल सकते थे। तो लेकिन दलाल वर्ड किसी भी सूरत हाल में डिप्लोमेसी से दूर है, ठीक है। और जहां तक बात ये कि उनके कहने का मतलब जो था वो कुछ ऐसा रहा होगा, जिसको मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई हम ऐसे मीडिएशन नहीं करते जहां पर हम दूसरे के लिए कुछ करें और उसके बदले में हमें पैसा मिल जाए या उसके बदले में हमें कुछ और मिल जाए। बट द वर्ड दलाल आई डू नॉट अप्रिशिएट। जयशंकर साहब ने बोला, जयशंकर साहब के एक बहुत बड़ा फैन क्लब पाकिस्तान में भी बैठा है और उनकी डिप्लोमेसी के सब कायल हैं, और लेकिन ये वर्ड शायद कुछ गलत था, और गलतियां होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, कुछ इंडियन कमेंटेटर्स ने भी ये पॉइंट आउट किया कि मोदी जी ने भी तो कोशिश की थी ना मीडिएशन की, यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए। तो मीडिएशन अगर इतनी बुरी चीज है तो फिर इंडिया को भी नहीं करनी चाहिए थी इस तरह की मीडिएशन की कोशिश? देखिए, मीडिएशन की कोशिश तो हर जगह वेलकम होती है, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि मीडिएशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की हो या पाकिस्तान कर रहा हो, क्योंकि इससे पीस आनी है। अगर यूक्रेन वॉर यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए आज, हालांकि यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है, अगर यूक्रेन वॉर आज खत्म हो जाए तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वर्ल्ड की फूड क्राइसिस खत्म होगी। वर्ल्ड में बहुत सारे यूक्रेन के एरियाज है जहां पर गेहूं उगता था और पूरे यूरोप को एक्सपोर्ट होता था, अब उन्हें कहीं और से खरीदना पड़ रहा है, जिससे इम्पैक्ट हुआ है वर्ल्ड की फूड गंदम प्राइसेस पे, गंदम गेहूं पे। प्रॉब्लम यहां है, ठीक है। अब अगर इधर मीडिएशन हो रही है और मीडिएशन ठीक ठाक हो रही है, वैसे तो मुझे इसके सक्सेसफुल होने के कोई चांसेस नहीं दिखते। अगर हो जाती है तो वर्ल्ड विल बी बेटर, वर्ल्ड विल बी सेफर, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस इस वॉर में, ईरान वॉर में एस्केलेट करने के का मसाला तो है। एस्केलेट करने का मसाला मैं जब बोलता हूं तो मतलब क्या है मेरा मेरा मतलब यह है कि क्या एक एनिमी इतना पोटेंट है, क्या एक एनिमी इतना काबिल है कि वो अपने अड़ोस पड़ोस कंट्रीज पे डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है? ये सेट क्या उसके पीछे खड़ी हुई ताकतें इतनी पावरफुल हैं कि उसको कई साल लड़ने के लिए एम्युनिशन दे सकती है? यस, हो सकता है। और क्या वो अभी इस वॉर को चला सकता है? यस। जिस दिन वॉर शुरू हुई थी उस दिन उसके पास 2 महीने का एम्युनिशन बताया जा रहा था, 2 महीने से ज्यादा का है ऐसा पता चल रहा है। गल्फ ऑफ हार्मोज खोला गया है, पहले भी खोला गया था, फिर बंद हो गया इमीडिएटली। तो ईरान कहीं झुकने के लिए झुकने के संकेत नहीं दे रहा, इंडिकेशंस नहीं दे रहा। अगर ये वॉर खत्म होती है तो इट विल बी अ गुड थिंग, ठीक है। जहां तक बात इंडिया अमेरिका रिलेशंस की, वी हैव हैड इनफ। हमारी बहुत सारी बातचीत चल रही है अमेरिका से, और पाकिस्तान के अगर अमेरिका रिलेशंस हैं तो बड़े अच्छे होते रहे। पाकिस्तान चाइना रिलेशंस कैसे हैं, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। इंडिया अपना काम कर रहा है, इंडिया अपने हिसाब से चल रहा है, एंड दैट्स फाइन। अच्छा, अगर ये कोई एग्रीमेंट हो जाता है, कल कोई ब्रेक थ्रू होता है या उसके बाद वाले राउंड में हो जाता है, तो क्या इरानियंस जो हैं, इरानियन मौलवी जो हैं, वो डेथ टू अमेरिका जैसे स्लोगन छोड़ देंगे? इसलिए कि ईरान के अंदर भी बहुत ज्यादा अपोजिशन है मुल्लाओं के खिलाफ। उन्होंने 47 साल से कौम को इन्हीं नारों पे लगा रखा है और प्रॉक्सीज पे इतना ज्यादा वो पैसा खर्च करते हैं। तो बहुत से लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि उनको इस तरह की चीजों के बजाय अवाम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी। अमेरिका के खिलाफ 2-4 साल तक तो चले ठीक है, आपने नारे लगा लिए, लेकिन आप हमेशा हमेशा के लिए कौम को उस तरह से खुशहाल नहीं बना सकते, उनको प्रॉस्परस नहीं कर सकते। यानी ईरान के अंदर से भी जो रेवोल्यूशनरी लोग थे उन्होंने भी इस तरह की बातें की हैं कि हमें अब जो है ना अपनी पॉलिसीज को रैशनलाइज करना चाहिए, हमें अपनी पॉलिसीज को ज्यादा रीजनेबल बनाना चाहिए और दुनिया के साथ चलना चाहिए। मेहदी करूबी एक साहब हैं जो स्पीकर भी रहे, उन्होंने भी ये बात की कि जब हम न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाना नहीं चाहते, जैसे कि खामेनाई साहब ने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स हराम है इस्लाम में, इसलिए कि दे किल इनडिस्क्रिमिनेटली, तो फिर हमें इस तरफ क्यों हम गए?
हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए थे। उनको फिर हाउस अरेस्ट कर दिया गया था और 2011 से 2025 तक वो हाउस अरेस्ट में रहे। और भी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने थोड़ी सी भी कोशिश की तो उनको एनिमी ऑफ गॉड कह दिया गया, एनिमी ऑफ अल्लाह कह दिया गया। तो ये जो है इससे लोग बहुत तंग हैं, इवन मजहब से जो है लोग बेजार हो गए हैं, इसलिए कि ईरानियन रजीम इज आइडेंटिफाइड विद रिलीजन। तो इस पहलू से भी क्या इतना कमजोर हो जाएगी ईरान की जो क्लैरिकल रजीम है, ये मुल्लाओं की हुकूमत है, कि 2-4 साल में ये रिप्लेस हो जाएं? और अमेरिका अगर इस तरह की गारंटी लेता है कि अगले इलेक्शंस जो है ना आपके वो फ्री एंड फेयर होंगे, क्योंकि 2009 में भी आपको पता है ईरान में बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ था कि इलेक्शंस में रिगिंग की गई और अहमदी निजाद को जितवाया गया दूसरी दफा। पहली दफा वो शायद खुद ही जीते, लेकिन उसके बाद जो सेकंड टर्म थी उनको, उसके बारे में ईरान के जो जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा उन्होंने ये इल्जाम लगाए और बहुत बड़ी एक प्रोटेस्ट मूवमेंट भी हुई थी। तो ये जो मसाइल हैं वहां पे कि मुल्लाओं ने इतना अपने जकड़बंदी की हुई है कि कोई बंदा हुकूमत के जो अच्छी उसमें ना हो, गुड बुक्स में ना हो, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। गार्डियन काउंसिल बनाई हुई है इसी काम के लिए। तो ये जो सेटअप उन्होंने इस तरह का बनाया है कि बाहिर तो वो डेमोक्रेसी है, बट डीप डाउन इट इज अ थियोक्रेसी, एक रिलीजियस गवर्नमेंट है। और इकोनॉमिस्ट ने यही कहा था कि इट इज द ओनली मॉडर्न डे थियोक्रेसी ईरान जो है। तो क्या ईरान में अगर अभी तब्दीली नहीं भी आती तो 2-4 साल में, 5 साल में तब्दीली आ सकती है? इजराइल और अमेरिका ईरान की इस रिजीम को देखना नहीं चाहते। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये आज से थोड़ी चल रहा है, बहुत दिन से। और ट्रंप और नेतन्याहू दोनों इस रिजीम को उखाड़ के फेंकने के चक्कर में। कुछ दिन पहले एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी, अमेरिका के आर्मी चीफ को रिजाइन करना पड़ा। बोला गया, उनसे बोला गया कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि अपनी आर्मी वहां ले जा रहे हैं ईरान में। उन्होंने, आर्मी चीफ ने बोला कि ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसमें लोग मारे जाएंगे। दूसरा, उनसे बोला गया कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना है, इसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। तो उनको सैक कर दिया गया, उनको बोला रिजाइन करो, हम नया आर्मी चीफ ले आएंगे। तो जो रिजीम ये काम कर रही है, आपको लगता है वो ईरान को छोड़ने वाली है? अपने आर्मी चीफ को सैक कर दिया उन्होंने, क्या वो पीस टॉक्स के लिए तैयार है? क्योंकि उनको ये तो दिख रहा होगा ना कि पीस टॉक्स हम कर सकते हैं, पाकिस्तान इज रेडी, पाकिस्तान इज विलिंग। जिस दिन ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया उससे 3-4 दिन पहले की तो बात ये है। 3-4 दिन पहले आप अपने आर्मी चीफ को सैक कर रहे हैं क्योंकि वो विलिंग नहीं है बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए। उसके बाद आप बोल रहे हैं सीज फायर। आपको लगता है ये होने वाला है? 50,000 सोल्जर्स, 50,000 सोल्जर्स आते हैं इस समय मिडल ईस्ट में। 50,000 अफगानिस्तान में पीक पे भी, लड़ाई के बाद या उसके लड़ाई से पहले, या अलकायदा के हटने के पहले, अलकायदा हटने के बाद, किसी भी टाइम पे 50,000 नहीं थे। ना इराक में 50,000 थे कभी भी। मिडल ईस्ट में इस समय 50,000 सोल्जर्स क्या कर रहे हैं? 50,000 सोल्जर्स छोटी चीज होती है? और ये 50,000 सोल्जर्स क्या करेंगे वहां जाके? क्या मिडल ईस्ट, डिएगो गार्सिया से जो हमले हो रहे हैं, या जिस दिन सीज फायर अनाउंस हुई है, लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ अमेरिकन एयर रिफ्यूलर्स वो चल रही थी मिडल ईस्ट की ओर। बेवकूफ बना रहा है अमेरिका। उसके फाइटर जेट्स मिडल ईस्ट की ओर मूव करते दिख रहे हैं। उसका एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो अभी भी वहीं खड़े हैं। अगर वो हो रही थी, दे वांटेड अ सीज फायर, तो उसके उसके वो किसी काम तो आया नहीं है अब तक एयरक्राफ्ट कैरियर्स उसके, तो वो यूज आ सकते थे वो यहां पे, वो उनको वापस कर सकते थे। एक तो हमारे इंडिया के लक्षद्वीप के पड़ोस में खड़ा है, दूसरा ग्रीस पहुंच गया है। एक चार्ल्स डी ग्यूल मूव किया था, पता नहीं कहां है वो एयरक्राफ्ट कैरियर, वी डोंट नो। फ्रांस वैसे चिड़ा हुआ बैठा है। तो ये सारी चीजें हम जो देख रहे हैं, ये सब कैमोफ्लैज है, ये सब स्मोक स्क्रीन है। ये स्मोक स्क्रीन, जैसे ये स्मोक स्क्रीन हटेगा, आप देखेंगे कि बड़े बड़े मिसाइल्स फिर से तैनात हैं, और ये मिसाइल्स ईरान की ओर तैनात है, और ईरान के मिसाइल्स इनकी ओर तैनात हैं। ये सब कहीं लड़ने जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, अमेरिका की तैयारी देखते हुए, अमेरिका और इसराइल की तैयारी देखते हुए, मेरे को कोई चांस नहीं दिख रहा कि ये सारे के सारे कहीं पीस की ओर जा रहे हैं।
अच्छा शर्मा जी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक वक्त था 2011 के करीब करीब, जब 1 लाख फौजी थे अमेरिका के अफगानिस्तान में। डॉक्टर मलिया लोधी को आप जानते होंगे, वो एम्बेसडर रही हैं यूएस में भी, यूएन में भी और यूके में भी। उनका एक बयान था कि हम इंटरनेशनल पीस मेकिंग तो कर रहे हैं, तो हमें डोमेस्टिक पीस मेकिंग भी करनी चाहिए। उनका इशारा शायद इमरान खान और पीटीआई की तरफ था कि उनके साथ भी हमें सुलह करनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट को सुलह करनी चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को कैसे देखा गया इंडिया में? अगरचे इमरान खान इज द पर्सन हु एक्चुअली rejected a peace deal that was negotiated by जनरल बाजवा with India 2021 में। मैंने कई दफा उसका रेफरेंस दिया, हामिद मीर ने उसके बारे में लिखा है। तो उसमें यह था कि भाई कश्मीर को 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए और फिर मोदी जी आएंगे इस्लामाबाद और हिंगलाज माता के मंदिर जाएंगे और स्पोर्ट्स रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस की रेस्टोरेशन का ऐलान करेंगे। अगरचे वो 2011 में इमरान खान ने एक दफा कहा था कि पहले मैं जो है आई ग्रू अप हेटिंग इंडिया, कि मैं बड़ा हुआ इंडिया से नफरत करते हुए, लेकिन फिर जब मैंने इंडिया आना जाना शुरू किया तो मेरी दोस्तियां हो गई, तो मेरी नफरत इवेपोरेट हो गई, गायब हो गई। तो अब मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है इंडिया के खिलाफ। लेकिन जब मौका आया तो ही रियली सेड नो टू पीस विद इंडिया। और कहा जाता है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उनको परसुएड किया, कन्विंस किया कि आप ये एग्रीमेंट मत मानिएगा, नहीं तो आपको गद्दार कहा जाएगा और आपको वोट नहीं मिलेंगे। तो इंडिया में कैसे देखते हैं, आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है स्टेटमेंट के हवाले से? पहली चीज कि जो आप 2 लाख फौजी बता रहे हैं अफगानिस्तान में थे, वो 1 लाख। नेटो के थे। 1 लाख वो नेटो के थे। हम्म। नेटो में आपको याद होगा कि प्रिंस हैरी, रॉयल फैमिली के जो प्रिंस थे, वो भी अफगानिस्तान गए हुए थे। तो अमेरिका कभी भी 50,000 नहीं टच कर पाया था। उसमें नेटो के फोर्सेस भी थी और बहुत ज्यादा थी। ठीक है। दूसरी चीज, जहां तक बात के इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस, अभी तो पाकिस्तान इज टू बिजी। पाकिस्तान अभी जो है वो बहुत बिजी है। और अब पाकिस्तान के दो आका, अमेरिका और चाइना, उन दोनों में से कोई चाह रहा हो कि इंडिया से बेहतर रिलेशंस होंगे? रेयरेस्ट ऑफ रेयर। क्योंकि इंडिया को कर्टेल करने का अगर कोई तरीका दिखता है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के थ्रू ही इंडिया पर प्रेशर डलवाया जा सकता। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इंडिया अमेरिका के कंट्रोल में आएगा या चाइना के कंट्रोल में आएगा। कहीं से किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा इंडिया। चाइना के साथ यह है कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। दैट्स इट। तो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको सब यूज तो करना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का भला कोई नहीं चाह रहा। अगर हम लोग साथ काम करें मिलके, तो हम दोनों के दोनों, पाकिस्तान से इतना कुछ इंडिया आ सकता है और इंडिया से इतना कुछ पाकिस्तान जा सकता है। एक छोटी सी चीज, सुजुकी मेहरान, वो कार कितने की मिल रही है आपकी कंट्री में? पाकिस्तान में कितने की सर? आई एम नॉट श्योर, लेकिन 10 लाख से तो ऊपर ही होगी। 10 लाख से ऊपर होगी। सुजुकी मेहरान का जो इंडियन वर्जन था, मारुति 800, वो क्योंकि दोनों कंपनी सेम है, वो वहां मेहरान नाम से बना था, यहाँ मारुति 800 के नाम से बनाता था। अब बनती नहीं है वो यहाँ पे। उसका अपडेटेड वर्जन इस समय वो 3 लाख में मिल रहा है। आपके यहाँ वो ज्यादा महंगा है। हमारे यहाँ जब मारुति 800 बंद हुई थी, वो तो ऐसे कुछ साल पहले बंद हुई थी, लेकिन उस समय 2.5 लाख की थी, जब वो 7.5 लाख की पाकिस्तान में मिल रही थी। करेंसी कन्वर्जन को देखें तो 1 रुपया इंडिया का, पाकिस्तान के 1.5 रुपए का था। ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन ये फायदा उठा रहा है? दवाइयां आ रही हैं पाकिस्तान में, इंडियन दवाइयां आ रही हैं, वैक्सीन आ रही है, यूज की जा रही है, तो डायरेक्टली हम क्यों नहीं खरीद सकते भाई? कोई रीजन? सबको पता है, सबके सामने 50 बार प्लेटफॉर्म्स पे बोला जा चुका है कि दवाइयां पाकिस्तान ले रहा है, इंडिया से ले रहा है, वाया दुबई ले रहा है। क्यों वाया दुबई ले रहा है भाई? सीधे ले लो। इसलिए कि दुबई में बहुत सारे दलाल बैठे हैं जो उस 10 रुपए की दवाई को 100 रुपए का बना देते हैं, तो उनके अपने प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे। सच बात यह है। जो दवाइयां छोड़िए, और 10 चीजें हैं आपके पास। इंडिया से बड़े आराम से, इंडिया में एक कार थी नैनो, अब बननी बंद हो गई। टोटल जो कार थी वो 1 लाख रुपए की थी।
पाकिस्तान में 1.5 लाख की मिलती। जब जिस समय आपकी सुजुकी मेरान 7.5 लाख की थी। तो अगर आप चाहते तो वो कार इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता था, आपको प्रॉब्लम ही नहीं थी। और क्योंकि लुकिंग एट पाकिस्तान इकोनॉमी, बड़ी हिट होती वो कार। लेकिन नहीं, जब ऐसे ऐसे लोग बीच में हों। वाजपेयी जी का इनिशिएटिव बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। जब वो लाहौर गए थे, तो क्या उसको सक्सेसफुल होने दिया गया? आज तक किसी इंटेलिजेंस ने यह नहीं बताया कि मुशर्रफ ने करगिल अपने आप किया या पीछे से किसी ने बोला था। इस पर और कोई बताने के मूड में नहीं, कोई हिम्मत नहीं कर सकता इस बात को बताने की। कोई बताए तो मुशर्रफ कैसे अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चले गए? क्या एश्योरेंसेस मिली थी? किस कंट्री से एश्योरेंस मिली थी? कौन सी एजेंसी से एश्योरेंस मिली थी मुशर्रफ को? बाकी सारे आर्मी चीफ क्यों नहीं अपने अपने प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ चले गए? सिर्फ उसी टाइम क्यों गए जब वाजपेयी वहां बस लेके गए थे? नवाज शरीफ पाकिस्तान की पूरी पॉलिटी में इस समय या पिछले 20 साल में, 30 साल में, नवाज शरीफ इज द ओनली पर्सन हु हैज बीन वेरी क्लियर अबाउट इट कि आई वांट पीस विद पाकिस्तान। और विद मुझे, इंडिया। हाँ, ऑल्सो विद इंडिया, आई वांट पीस विद इंडिया, और मैं बेटर रिलेशन चाहता हूं। तो उन्हें बार बार बदनाम किया गया। इसी इमरान खान ने बदनाम किया कि जिंदल के साथ इनकी कंपनीज हैं और पता नहीं क्या क्या बोला गया। राइट? अगर इंडिया के साथ पीस करने के लिए कोई आदमी सीरियस है पाकिस्तान में, तो वो नवाज शरीफ है। वो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इंडिया के बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने यह बात बोली है, मैं नाम भी ले सकता हूं जिन्होंने बोली। लेकिन होने ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे हो जाएगा? ऐसे ही नहीं हो गया था करगिल, ऐसे ही नहीं हो गया था। उसके पीछे कहीं और, उसकी तारे कहीं और थी। जब करगिल हुआ था और प्रेशर पड़ा, तो कैसे मुशर्रफ चाइना पहुंच गए थे, अमेरिका क्यों नहीं गए थे? ये बात भी कोई बताएगा? और चाइना से वो ऑडियो टेप कैसे लीक हुई थी मुशर्रफ की? ये सारी चीजें जब क्वेश्चन कोई तो बताएगा। आप इतना अच्छा दोस्त था चाइना, तो आपके आर्मी चीफ की ऑडियो लीक कैसे हो गई? चाइना धोखा क्यों दे रहा था और कैसे दे रहा था? उसके बाद मुशर्रफ साहब जो हैं, वो चाइना पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कभी नहीं किया उन्होंने। राइट? शर्मा जी, वो जो गुफ्तगू थी वो तो इंडिया ने टैप की थी ना। तो चाइना से बहरहाल, पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, उसको इंडिया ने टैप कर लिया। राइट? जी, दैट्स व्हाट आई हर्ड। दैट्स अच्छा व्हाट यू शर्मा हैव जी। हर्ड ना। एक अच्छा लॉजिकल शर्मा जी। एक्सप्लेनेशन भी होता है सर। जी। एक अच्छा। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी होता है कि अमेरिका चाइना से बैठ के पाकिस्तान में बातचीत चल रही है, तारे इंडिया से जा रही थी जिसमें छेद करके हमने सुन ली। अच्छा, ये बताइए कि क्या वो चाइना ने टेप इंडिया को दी थी? इंडिया ने उसको रिलीज किया था ना। इंडिया ने रिलीज किया था, चाइना ने टेप करके अमेरिका को दी थी। और अमेरिका ने इंडिया को दे दी। अमेरिका ने इंडिया को दे दी, क्योंकि बातचीत ये हो रही थी। चाइना भी घबरा गया था कि मामला गड़बड़ है, दो न्यूक्लियर पावर्स और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं। उसने अमेरिका को दी और अमेरिका को बोला जरा देख लो ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में, न्यूक्लियर वॉर हो गई तो सब मरेंगे। और वो बात अमेरिका ने इंडिया को दी थी। अच्छा, अगर अमेरिका वाकई चाइना को कंटेन करना चाहता है, तो इंडिया को वो चाहते हैं कि वो इसमें रोल प्ले करे, तो क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे हों ताकि इंडिया ज्यादा इफेक्टिव तरीके से चाइना को कंटेन कर सके? नहीं और दे बहुत से और हम्म, सर, बहुत से जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं इस्लामाबाद में, वो आपको ये बताएंगे कि चाइना हैज बीन अर्जिंग पाकिस्तान टू मेंड हम्म, फेंसेस विद इंडिया। बड़े अरसे से चाइना ये कहता आ रहा है। मुझे नहीं पता मोर रिसेंटली क्या है उनका, कि रिसेंट टाइम्स में उनकी क्या पॉलिसी है, लेकिन उससे पहले यही था कि वो यही कहते थे पाकिस्तान को कि आप इंडिया के साथ जो कंटेंशियस इश्यूज हैं तो उनको बैक बर्नर पे रख दो और अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाओ। और वो अपनी एग्जांपल भी देते थे कि देखो, हमने ताइवान पे या हांगकांग पे हमने कोई फोर्स यूज नहीं की। हमें हांगकांग खुद ब खुद मिल गया और ताइवान भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी तो ताइवान की शमूलियत जो है कोई मसला नहीं होगी चाइना में। तो इससे सबक सीखें और अपनी इकोनॉमी बेहतर बनाएं। तो हमने चाइना की भी ये जो है ना, हमने चाइना का भी ये मशवरा नहीं माना अनफॉर्चुनेटली। चाइना का मशवरा नहीं माना, क्या रीजंस थे उसके पीछे हमें, मुझे नहीं पता। अगर चाइना चाहे
तो पाकिस्तान में पत्ता न हिले ऐसा मुझे सुनाई देता था। मुझे नहीं पता कि कितना अंदर तक डीप रूटेड है चाइनीज इकोसिस्टम पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अच्छा, बहुत से लोग शर्मा जी, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में पत्ता नहीं हिलता, तो ये तो बड़ी मिथ्स होती है ना। ये बात तो सही है, इसमें कोई शक नहीं, ये बात मैं मानूंगा। जो आदमी अमेरिका को गाली देना शुरू हुआ था, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, वो ऐसा उठा के फेंका गया, जेल में पड़ा, आज तक बाहर नहीं आया। तो अमेरिका कहीं ना कहीं अच्छा कंट्रोल रखता है, इस पे तो आप मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं बोल सकता, मेरे पास प्रूफ है इसका। और अमेरिका कितना अंदर तक डीप रूटेड है ये भी दिखता है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि चाइना जिस तरीके से इस समय पाकिस्तान को डील कर रहा है, उससे ये तो पता लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं है इस समय, राइट। और जो लोन था उसको रोल ओवर के लिए बात की थी, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन जा तो रहे हैं ना, दोस्ती तो चल रही है ना। अगर चाइना बोले आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करो और पाकिस्तान ना करे, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। साथ में चाइना अगर पाकिस्तान से ये बोले कि इंडिया से अपने रिश्तों को बेटर करो, मुझे तो स्टेटमेंट पे ही गड़बड़ दिख रही है। अगर चाइना बोलेगा तो वो पहले खुद अपने रिलेशंस बेटर करना चाहेगा, तो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ तो अभी आया हाल में 5 साल पहले, तो वो खुद क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो ये भी देखने वाली बात है। हमें क्यों इंडिया को चाइनीज जो एप्स हैं, चाइनीज और दूसरे सामान है उस पर बैन लगाना पड़ा। तो ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है। हालांकि हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है दोनों कंट्रीज का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है। इंडिया इज वॉकिंग अ टाइट रोप। हमें रेयर्स भी चाहिए, हमें नैनो टेक्नोलॉजी पे भी काम करना है, तो हम चाइना के साथ काम भी कर रहे हैं और चाइना के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ भी लंबा रहा। लेकिन मैं चाइना की एक बात मानूंगा, स्टैंड ऑफ के बाद जब एक बार हम लोगों ने बोल दिया कि पीछे हट गए हम दोनों, तो दोनों पीछे हट गए। उसके बाद हमें बॉर्डर पे कुछ गड़बड़ दिखी नहीं, उस समय से आज तक नहीं दिखी। तो ये बात तो मैं मानूंगा कि चाइना कहीं ना कहीं अब मोर रिसेंटली थोड़ा ज्यादा फोकस्ड हो गया इंडिया से बेटर रिलेशंस करने के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया के लिए एक ट्रबल है, तो ये चाइना के लिए ही अच्छा है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे। अमेरिका अमेरिका तो इतने टाइम से पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बनता रहा और अमेरिका बंद करके बैठा रहा। पाकिस्तान को तो अनलिमिटेड सपोर्ट पहले दिन से थी। तो मैं इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं ये सोच बोलूंगा कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ दीस स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जी, बहुत से लोग आपसे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन बहरहाल डिसएग्रीमेंट इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो थैंक यू वेरी मच शर्मा जी। लेट्स होप कि कल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं कोई नतीजा खेज हो, कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, एंड आई थिंक दैट विल बी गुड न्यूज फॉर द होल वर्ल्ड। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर मी। नमस्कार सर।